आज हम बायोडायवर्सिटी को बहुत ही स्मॉल लेक्चर में कवर करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैव विविधता है क्या। जैव विविधता से आशा जीवों की विविधता और संख्या से है, जिसमें पौधे, पशु, क्षेत्र, जीव जंतु, वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है उस क्षेत्र की जैव विविधता की दृष्टि से उसे उतना ही संपन्न माना जाता है। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें कुछ जो दो लोगों का काम इम्पोर्टेंट है, जो वैज्ञानिकों ने पहली बार इस शब्द को जो यूज कर रहे थे, तो वो थे पहले जेनकिंस, और ये कब कर रहे थे 1980 में, और उसके बाद थे थॉमस लवजॉय। इन दोनों का नाम याद रखना, 1980 में ये पहली बार जो जैव विविधता यूज हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में देखने के लिए। ये कह रहे हैं कि एवरी 20 मिनट्स द वर्ल्ड एड 3500 ह्यूमन लिव्स एंड लूज, जो मतलब बायोडाइवर्सिटी के कारण हम लूज कर रहे होते हैं। और अगला है कि स्पीसीज हम एक साल में लगभग 27,000 स्पीसीज हम खो रहे होते हैं, क्योंकि हमें इतनी जो आसपास का क्षेत्र है उसमें ये पता नहीं रहता है कि कितने उसमें और भी जीव या वनस्पतियाँ आपके आसपास उग रही हैं और वो हमेशा के लिए समाप्त हो रही हैं। तो ये कुछ जोन थे इसमें, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अगर अल्फ़ा की बात की जाए तो इसमें से सीधे अगर बात की जाए तो इसमें केवल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपकी प्रजातियाँ हैं। इस वाले क्षेत्र में कि हम प्रजातियों की कुल संख्या रहती है अल्फ़ा में कि कितनी प्रजातियाँ हैं केवल। और जो बीटा है, अगर आप बीटा की बात करोगे तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रजातियों की संख्या का ज्ञान होना और उसकी संरचना। इसमें क्या हो जाएगा आपका ज्ञान और संरचना। और लास्ट में है गामा, जो इसका हो जाएगा, ये क्या है जैव विविधता के ये मापन है। अगर आप मापन करोगे उसका तो एक तो ये अल्फा बीटा गामा में इनको कर दिया है। और गामा का रह जाता है कि किसी क्षेत्र में प्रजातियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी पहले ये देख लो, अगर कोई भी ह्यूमन होता है तो उसकी जो जीन होते हैं वो अलग तो होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उसमें जो जैसे किसी को फीवर हुआ तो कुछ लोगों को फैमिली में एक को फीवर हुआ तो ऐसा नहीं है कि सबको फीवर हो जाए। अगर बायोडाइवर्सिटी सेम है, मतलब किसी के लिए सेम हो जाए, तो अगर एक को फीवर होगा तो फैमिली में सबको फीवर हो जाएगा। अगर ऐसी कोरोना की बात की जाए तो कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, तो वो यही बायोडाइवर्सिटी के कारण हम बच पाएँ। अगर सपोज करो कि एक ही स्पीसीज होती और किसी एक को हो जाता तो वो सबको, मतलब सेम जीन होते तो सारे लोग खत्म। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, वैश्विक जैव विविधता। इसमें देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर हम जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वनस्पति के मतलब पेड़ पौधों का लगभग 15 से 19 लाख प्रजातियां हैं, जबकि इनकी अनुमानित संख्या लगभग 5 से 3 मिलियन की गई है। वैश्विक स्तर पर व्यापक विविधता के आधार पर वैश्विक स्तर पर ये निर्धारित किया जाता है कि इन क्षेत्रों में ये कम है कि कहाँ कहाँ कम है। तो भारत में अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो वो कितने हैं 14। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के कुल प्राणी जगत का 7.31% तथा वनस्पति का 10.8% भाग लिए हुआ है, यानी कि भारत में है। जहाँ 25 जैवीय प्रांत हैं, वहीं हाथी, गैंडा, शेर जैसे जानवर जो यहाँ पे निवास करते हैं। कुछ हिंदी की मिस्टेक है, उनको इग्नोर करना। अगले देखते हैं कि जैव विविधता के कुछ हॉट स्पॉट होते हैं। आप हॉट स्पॉट को देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है, वहाँ का ये मतलब है कि वो ख़त्म हो रही होती है। वैसे की जाए तो टोटल दुनिया में कितनी है 36 जैव विविधता क्षेत्र हैं, जिसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब कि वहाँ पे जो जैव विविधता पहले ज़्यादा थी लेकिन अब वहाँ पे वो लगभग ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अब भारत में अगर बात की जाए तो हिमालय में, अब हिमालय में अगर कोई ज़्यादा ही डीप पूछने लगी तो हमारा जो ईस्टर्न हिमालय है वो हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएंगे, और लास्ट में निकोबार आ जाएगा। अच्छा, निकोबार किस साइड होता है, तो वो हमारे राइट साइड होता है। और लेफ़्ट साइड क्या होता है, तो लेफ़्ट साइड हमारा क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारे लेफ़्ट साइड हो जाएगा। अगले देखते हैं भारत के सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो, देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी इम्पोर्टेंट है, और अंडमान निकोबार में है। जबकि सबसे ज़्यादा
जो जीव अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार में। अगला है, भारत में अब तक 668 सुरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। इसमें 102 राष्ट्रीय उद्यान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप पढ़ लेना, इसमें ऐसी समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। वन और वन्यजीव की समवर्ती सूची में रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन और वन्यजीव को किस सूची में रखा जाता है? ये किस में रखा जाता है? समवर्ती सूची में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ अधिनियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेने इसके। भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने लिख दिए हैं। देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जो उद्यान था वो क्या था? कार्बेट, जो हमारा जो नैनीताल के पास है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसमें से कुछ जो हैं वो मैंने ये लिखने की कोशिश की है यहाँ पे, वो इधर बताएंगे। पहले देखते हैं कि जो पद्माजी नायडू हिमालय प्राणी उद्यान जो दार्जिलिंग में है, ये कभी पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट पार्क से हुई थी। देखो, कैलाश सांखला, ये है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में जिले में स्थित है, जिसे साउथ बटन में स्थित है। और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो तुम याद रख सकते हो। अगली हैं कुछ महत्वपूर्ण योजना। देखो, देश में 1970 से बाघों के शिकार के प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, स्वर्गीय जो मैंने बता दिया अभी, कैलाश सांखला। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया या टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते थे, तो वो कैलाश सांखला थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? जोधपुर राजस्थान की अगुवाई में उन्होंने बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो कि जिम कॉर्बेट पहले बना था। पहले ये हेली था, जिम कॉर्बेट था, और अब ये फिर कोई रामगंगा नाम से ये चेंज होने वाला है, फिर से लेटेस्ट बिल्कुल। फिर है इसमें हंगुल परियोजना किसे कहते हैं? ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुके हैं। और कश्मीरी टैग एशियाई के लिए ये फेमस होता है, मतलब हंगुल परियोजना किसके लिए चलाई गई थी? कश्मीरी टैग एशियाई लाल हिरण की एक प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए किया गया था कश्मीर में। इसमें एक जो बनाया गया है वो है दाची गांव, जो कि कश्मीर में है, और वो हिरण के लिए ये। अब मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण योजना उड़ीसा के देहल जिले से शुरू हुई थी। कहाँ से? देहल से, क्योंकि मगर प्रजनन केंद्र का प्रारंभ यहीं से हुआ था। अब बात की जाए तो हैदराबाद में, कहाँ है ये? हैदराबाद में केंद्रीय मगर प्रजनन केंद्र है। कहाँ पे? हैदराबाद में। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो केंद्रीय मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो कहाँ है? हैदराबाद में। अगला है सलीम अली, ये कई बार क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा, इसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनकी एक पुस्तक थी, ये भी यूज आप देख सकते हो, द बुक ऑफ इंडियन वर्ल्ड, द बुक ऑफ इंडियन वर्ल्ड, इनकी ये किताब लिखी हुई है। अगला है रमन सागर को रमन सुकुमार को। ये एशियाई हाथी, अगर कोई कहे एशियाई हाथियों का संरक्षण सबसे पहले किसको दिया गया था, तो वो कौन थे? रमन सुकुमार। एशियाई हाथी संरक्षण के लिए ये नाम फेमस है। फिर ऑपरेशन ओलिवर किसके लिए था? तो ऑपरेशन ओलिवर जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ था, ये उड़ीसा तट पे हुआ था, और ये तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया था, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा।